बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, आज उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके जन्म के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, कई प्रकार के विवाद हैं कि कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और क्षत्रिय थे कि शूद्र थे, देखेंगे आगे। इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था और जस्टिन आपके ग्रीक इतिहासकार हुए, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। इनकी पहचान विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। ठीक है दोस्तों, विशाख दत्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में बिरसल कहा, जिसका मतलब होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न कुल में उत्पन्न शब्द के लिए बिरसद या शूद्र। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को हराया तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग था उनके गुरु चाणक्य का, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी मृत्यु कर्नाटका के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर आपके सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर का उत्तराधिकारी भी आपका सेल्यूकस निकेटर बना था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, कहीं कहीं इनका नाम हेलेना भी मिलता है, इनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध और संधि की शर्तों के अनुसार 4 बड़े बड़े प्रांत, जिनमें से आपका काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान, यानी वर्तमान समय में देखा जाए तो आपका अफगानिस्तान और कुछ एरिया ईरान और पाकिस्तान के, ये वर्तमान में इनका लोकेशन है, ये सब प्रांत आपको आपके चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर ने शादी में दहेज के रूप में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। भद्रबाहु वही थे जिन्होंने दिगंबर, जो जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतंबर दिगंबर, दिगंबर के आपके भद्रबाहु थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को आपके जैन धर्म की शिक्षा दी थी। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था और इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ आपका मेगस्थनीज रहा करता था। ठीक है दोस्तों, मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। और मेगस्थनीज उस समय पाटलिपुत्र के बारे में, मगध जो राजधानी थी मगध की पाटलिपुत्र, उसके बारे में लिखता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते हैं। राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। यह ऐसा वर्णन मेगस्थनीज ने आपकी इंडिका नामक पुस्तक में किया हुआ है। पाटलिपुत्र के बारे में और लिखते हैं कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिल वाले खर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ यानी लकड़ी का बना हुआ है।
जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अगला फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन जो हुआ था एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी 298 में ईसा पूर्व में हुई थी, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास यानी काया कलेश के द्वारा। एक पद्धति है संखेलना पद्धति, संलेखना पद्धति, इसी के द्वारा इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। बिंदुसार के बाद इनका पुत्र हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी एक पत्नी थी दुर्धरा, इनका बेटा था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों बिंदुसार आपका जब पैदा हुआ था तो इसके माथे पर एक बिंदु था, इसके नाम से ही इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और ये सिजेरियन यानी सर्जरी से पैदा हुआ था, सर्जरी से पैदा हुआ था। इसका एक और नाम है अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय के स्थापना माखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, उसके बाद मेगस्थनीज के बाद डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथियनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। आपके बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का शासक बताया है, या 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था या खल्लाटक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, जो भारत का एक महान शासक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। यह बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में इनका वर्णन मिलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था उज्जैन या अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरी, नेत्तर, उटेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का सारनाथ स्थित शीर्ष स्तंभ, जिसके फलक पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशा की ओर मुँह किए हुए खड़े हैं, इसी शीर्ष स्तंभ को 15 अगस्त 1947 से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। भाब्रो अभिलेख में अशोक प्रियदर्शी ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम देवाम प्रिय अशोक राजा मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अब आता है दोस्तों कलिंग का युद्ध। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 281 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी, इस पर अधिकार कर लिया। यह उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। पिलनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी III ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक
पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक ने जब बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, उसके पहले उसको चंड अशोक भी कहा जाता था। लेकिन जब यहाँ 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, लगभग 50,000 लोग मारे गए, 1 लाख के आसपास घायल हुए, तो अशोक का हृदय द्रवित हो गया। तो उन्होंने वहीं पर भेरी घोष की जगह धम्मघोष अपनाने की सोच ली थी। कल्हड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। निग्रोंध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। दीक्षा आपके अशोक को उपगुप्त ने दी थी। आहरौला लेख में यह घोषणा है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी उसने जनता पर बौद्ध धर्म को थोपा नहीं था, किसी भी धर्म को थोपा नहीं था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने एमपी की राजधानी भोपाल में सांची का स्तूप भी बनवाया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने लगभग 84,000 अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसी वजह से दोस्तों अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि अशोक के समय जो आम जनमानस की भाषा थी वह प्राकृत भाषा हुआ करती थी। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से, शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। भाषा में दोस्तों आपकी प्राकृत हुआ करती थी, लेकिन अभिलेखों की जो लिपि हुआ करती थी वो 4 लिपियाँ थी: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। आपकी खरोष्टी लिपि जो हुआ करती थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाया करती थी, जबकि वर्तमान में हमारी देवनागरी लिपि है जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है आपका शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, जो गुफाओं में लिखा जाता था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पोट्रेटी फैंथेलर ने की थी। तब इनकी संख्या 14 थी, आज भी 14 इनकी संख्या है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख उनमें जो भी बातों का उल्लेख किया है उसको देखते हैं आगे। प्रथम शिलालेख इनका जो है, पहला शिलालेख पशु बल की निंदा। दूसरे अभिलेख में इन्होंने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ये आपके सभी शिलालेख हैं। तीसरे में कहा है कि सभी अधिकारियों को आदेश किया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे, और कुछ इसमें धार्मिक नियम भी बताए हैं। चौथे अभिलेख में, ये सब शिलालेख हैं। इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की है, मतलब युद्ध के बजाय हम लोग मानवता में, धर्म में आस्था रखेंगे। 7वें और 8वें अभिलेख में इन्होंने अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 11वां अभिलेख धम्म की व्याख्या करता है। 13वां अभिलेख आपका कलिंग का युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन का
वर्णन करता है। 14वां अभिलेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 13वां अभिलेख और पहला अभिलेख, जिसमें पशुबल निंदा की गई है। फिर अशोक के स्तंभ लेख, इनकी संख्या 7 है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं हम। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी में स्थित है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, यानी प्रयाग या कौशाम्बी के अभिलेख स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख मौर्य प्रांत की राजधानी उत्तरापद तक्षशिला से मिली है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह टोपरा दिल्ली में लाया गया। अगला है आपका लौरिया नंदनगन स्तंभ लेख, चंपारण जिला बिहार में मिला है। इस स्तंभ पर मयूर का चिन्ह है, यानी मोर का चिन्ह है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख आपका रुमनदेई का अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर को उस समय बलि कर कहा जाता था, उसको माफ़ कर दिया गया। आपका सोरागर अभिलेख बांग्लादेश में है। यहाँ से वर्णन मिलता है कि मौर्य काल में अकाल और सूखा पड़ा हुआ था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इसके अलावा अशोक का सारे कुना यानी कंधार, जो कि कंधार वर्तमान में आपके अफगानिस्तान में है, यहाँ से ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये रहा दोस्तों तीनों शासक के बारे में जानकारी आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के विषय में। अब मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र सत्यापन किया जाता था, काफ़ी जांचा परखा जाता था। इसे उस समय उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसमें आपके सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी, जो आपके शासन के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उनको तीर्थ, महामात्र अथवा अमात्य कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र आपकी राजनीति से संबंधित पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था से संबंधित। राजनीति से संबंधित पुस्तक है और इसको चाणक्य ने लिखा था, याद रखना। आपके 18 जो मंत्री हुआ करते थे शासन को चलाने वाले, पहले आपके मंत्री थे, मुख्य थे प्रधानमंत्री, दूसरा पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजा का बेटा, देवारिक, द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतापुर यानी महल के अंदर भी जो भी उनके क्रियाकलाप थे उसके प्रमुख, समाहर्ता, वित्त मंत्री जैसे कार्य करते थे, राजस्व वगैरह वसूलते थे, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि आपके कमिश्नर हुआ करते थे, मंडल में कार्य करते थे, और नगर का कोतवाल, पौर नगर का कोतवाल कहलाता था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर सेना का संचालक, और इसी के जिम्मे समस्त राज्य की रक्षा का जो था ये अध्यक्ष था। कर्मांतिक, उद्योग, कारखाना इसके प्रधान थे, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रियों के अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतापाल, सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक। इसके बाद अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 मिलती है। 5 बड़े प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहते थे। वास्तव में ये राजकुमार हुआ करते थे, यानी राजा के बेटे हुआ करते थे।
प्रांतों का विभाजन मंडल यानी कमिश्नरी में किया गया, जिसके अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था। मंडलों का विभाजन आहार या विषय के रूप में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। इसके बाद आपका संग्रहण है। संग्रहण 10 गांवों का समूह था, जिसके अधिकारी को गोप कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को ग्रामीण कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आपका इसके बाद बिक्री कर है। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। एग्रोनोमी नामक जो अधिकारी था वह मार्ग निर्माण का अधिकारी था। जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना भी कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा गया है, जासूस को चर कहा गया है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, जबकि चर किसको कहा गया है? जासूस को कहा गया है। अशोक के समय न्याय व राजस्व के अधिकारी को राजुक कहा जाता था। इसकी स्थिति वर्तमान में डीएम की जैसी है, यानी यह न्याय भी करता है और राजस्व की वसूली भी करता है। उस समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती जिस भूमि में हो जाए उसे अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज मापन के लिए प्रयोग किया जाता था। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को उस समय 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उन महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परबतक से सहायता भी प्राप्त की थी। दोस्तों, मौर्य काल या मौर्य शासन आपका 137 वर्षों तक रहा। आपके भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वर्तमान में ये माना जाता है कि 10 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हुआ था, अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, जो कि एक ब्राह्मण राजवंश था। अशोकराम विहार आपका पाटलिपुत्र में है। अशोक के उत्तराधिकारी जो थे, यानी जो मौर्य वंश के 10 शासक थे, 3 शासक ऊपर पढ़ चुके हैं। आपका चौथा था कुणाल, 5वां आपके दशरथ, 6ठा संप्रति, शालिशुक, देववर्मा, सतधनुष और बृहद्रथ। ये आपके 10 शासक हुए। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।